Hello everyone, welcome back to O2IS Academy YouTube channel. So here we are with one more topic in our Polity Bytes series. तो अभी हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स एंड टुडे विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो आज का जो टॉपिक होगा, आज के जो हमारे आर्टिकल्स होंगे, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 33 to 35. Okay, so to download the PDF of this particular lecture and other lectures of this particular series, you can follow us on our Telegram channel of O2IS Academy. Plus, you can also download our app in which you can download the PDFs of this Polity Byte series plus other study material of other subjects also. So do download our app and follow us on Telegram channel. So let's start with today's topic, that is article 33 to 35. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आर्टिकल नंबर 32. ओके, जिसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमने आर्टिकल 31 मिस किया था, वो मैं अभी आपको इस लेक्चर में वो भी आपको कंप्लीट करा देंगे. एंड एक और चीज़ इसमें मिस हुई थी जो हमारे बाकी लेक्चर्स में, दैट विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो टुडे दिस विल बी अ लास्ट लेक्चर फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आर्टिकल्स. सो फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 33, जो बेसिकली बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस के ऊपर रोक लगाने के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स लेने के लिए. ओके, सो देखिए, पहले जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 33 तो किस किस के ऊपर अप्लाई होगी. हमने जनरल एक स्टेटमेंट पढ़ा, लेकिन सी पहला है आर्म्ड फोर्सेस. लेकिन इन सब लोगों पर क्यों, पहले हमारा क्वेश्चन आएगा कि हमें पार्लियामेंट से या पार्लियामेंट को ऐसी पावर देने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि एक पर्टिकुलर सिटीजन, वो भी तो हमारे सिटीजन है, तो उनका फंडामेंटल राइट क्यों वैलिड हो. देखिए, चाहे आर्म्ड फोर्सेज हैं, चाहे पुलिस है, ये सब हम पर किस लिए काम करते हैं. ये काम करते हैं सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के लिए. ठीक है, तो इन सब लोगों के हमें कहीं ना कहीं कुछ अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें तो उन पर रोक लगानी पड़ती है ताकि हमारे देश की सिक्योरिटी रहे. जैसे कि उनके कम्युनिकेशन के ऊपर, अगर आप आर्मी में हैं तो कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सी रोक होती है, तो वो इसलिए ताकि हमारे जो इंडिया की सिक्योरिटी है वो सही रहे. सो किस पे अप्लाइड है. वन इज़ फॉर आर्म्ड फोर्सेज. आर्म्ड फोर्सेज में आर्मी आ गए, बाकी चीज़ें आ गई. फोर्सेज चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स लाइक पुलिस एंड पैरामिलिट्री. ठीक है, जैसे आपके स्टेट में पुलिस है, आपके डिस्ट्रिक्ट में पुलिस है, आपके शहर में जो पुलिस फंक्शन करती है, उनके पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स को भी इसमें डाला जाता है. प्लस इंटेलिजेंस एजेंसीज जो काम कर रही हैं उनके लिए. अच्छा, जो हमने पढ़ा कि आर्म्ड फोर्सेस, उसमें एक और चीज़ भी है, वो है मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे. ये लोग भी हैं, इनके भी फंडामेंटल. मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मतलब कौन हो गए, जो उसमें कुक्स होंगे या जो पर्टिकुलर आर्मी के अंडर काम कर रहे हैं लोग, बाबर्स हो गए, जो कम्युनिकेशंस के रिलेटेड लोग होते हैं, इन सबके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी रोक लगाई जाती है. और इसकी पावर किसके पास है, वो है हमारे पार्लियामेंट के पास. ठीक है, नेक्स्ट इज सेम किस लिए. अच्छा, वही मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए. इसको अगर हम एग्जांपल से समझें, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर आप आर्मी में हैं, आपके पास ये राइट नहीं है. जब तक आप अपनी जॉब पे हैं, आप अपनी ड्यूटी पे हैं, यू कैन नॉट फॉर्म द एसोसिएशन. मान लीजिए आपकी जो पुलिस है आपकी शहर की, वो किसी चाहे वो उस मुद्दे से सेटिस्फाई भी करती है, लेकिन अगर वो जॉब पे हैं तो वो उस पर्टिकुलर एसोसिएशन में या किसी भी चीज़ में पार्ट नहीं ले सकते हैं. ठीक है, सो आप बोलेंगे दैट इज़ अ वायलेशन. नो, दैट इज़ नॉट अ वायलेशन. इट इज़ ऑल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ, जब वो उस जॉब में, पर्टिकुलर जॉब में जाते हैं, तो ये सब चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी जाती हैं. नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 34. ये बोलता है प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंड. किस पे, मार्शल लॉ पे. बेसिकली व्हाट इज मार्शल लॉ. मार्शल लॉ है मिलिट्री का रूल. मान लीजिए कुछ ऐसा कोई हमारा, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है. जब कब आती है, जब मान ली कोई वॉर चल रहा है. ठीक है, कोई बहुत बड़ा वॉर हो गया हमारा किसी देश के साथ. ठीक है, लेकिन उसमें इमरजेंसी भी हम लगा सकते हैं. ठीक है, इमरजेंसी हम किसी पार्ट पे भी लगा सकते हैं, पूरे नेशन पे भी लगा सकते हैं. मान लीजिए आपने इमरजेंसी लगा दी इस पूरे पार्ट पे. ठीक है, पूरे इंडिया में इमरजेंसी लागू है, लेकिन कोई एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो कंट्रोल में आ ही नहीं रही है, तो उस टाइम पे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है. मार्शल लॉ मीन्स कंप्लीट मिलिट्री रूल. पूरी की पूरी पावर आर्मी को दे दी जाती है, जिसमें अगर मान लीजिए आर्मी का जब रूल आ जाएगा, तो अगर कोई इंसान जा रहा है और अगर आर्मी को लगेगा कि नहीं, इस पर्टिकुलर ये इंसान आगे जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है, तो वो उसके लिए कोई वारंट नहीं लेके आएगा, कुछ नहीं. आर्मी कैन शूट एट स्पॉट. ठीक है, तो मार्शल लॉ से अगर दूर ही अच्छे हैं. सो जब बात आती है मार्शल लॉ के ऊपर, तो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके ऊपर. ये कब इम्पोज होता है, जब कोई वॉर हो जाए, इन्वेजन हो जाए, कोई रिबेलियन हो जाए. ठीक है, सो वायलेंस, रेजिस्टेंस, कुछ भी जो सोसाइटी का ऑर्डर खराब करे और वो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या लगाते हैं,
आर्टिकल मार्शल लॉ, ठीक है। तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है ऑन फंडामेंटल राइट्स, सी इसमें टोटली जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं टोटली कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। जब हम इमरजेंसी लगाते हैं उस टाइम पे आर्टिकल 20 और 21 हमारे फिर भी जिंदा होते हैं, दैट इज पर्सन टू लाइफ एंड लिबर्टी। बट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 34, जब मार्शल लॉ लग जाता है उस टाइम पे आपके पास कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं रहता है, ठीक है। सो इसमें बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि व्हेन इट कम्स टू द मार्शल लॉ उस टाइम पे आप सिर्फ एक रिट इशू कर सकते हैं, दैट इज हेबियस कॉर्पस। ये इस टाइम पे सस्पेंड नहीं होती है। So that is all about the Article 34. Now it comes to the Article 35. अब Article 35 क्या देता है? पार्लियामेंट को पावर देता है कुछ चीज़ों में लॉ बनाने का। सो ये भी डिफाइंड है 2 केसेस में, ठीक है, कि इसमें किस किस चीज़ के लिए पार्लियामेंट को पावर दी जाती है। सो पहली पावर जो है वो है इन पर्टिकुलर चीज़ों में अगर कोई भी लॉ बनेगा इन आर्टिकल्स में, ठीक है, तो किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है इसके लिए लॉ बनाने के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर के पास इसके लिए कोई भी पावर नहीं है। इट मीन्स व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 16 जो हमने पढ़ा था, दैट इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल्स, तो आर्टिकल 16 आपको याद होगा, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल हमने पढ़ा था। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कोई करनी है, उसके ऊपर अगर आपको कुछ भी नई चीज ऐड करनी है या कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी, कुछ भी अगर आपको उसको चेंज करना है, तो पावर किसके पास है? दैट इज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 32 में मान लीजिए कोई रिट है, अगर अब हमने रिट के अंदर किसके लिए हमने आर्टिकल्स पढ़ा? हमने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए। लेकिन अगर किसी और कोर्ट को उसके ऊपर बनानी है, कोई रिट पावर देनी है, तो ये पावर भी कौन दे सकता है? ना सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, ना हाई कोर्ट दे सकता है, ये पावर दे सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। 33 फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो हमारी आर्टिकल 33 अभी हमने किया कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, इन सब पे अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है, कोई भी चेंजेस करने हैं, इनको वायलेशंस में कुछ भी, वो किसके पास पावर है? सेम एज विद आर पार्लियामेंट, सेम एज इन केस ऑफ आर्टिकल 34। अगर मार्शल लॉ लगा है उसमें क्या एक्ट्स होंगे, क्या लॉज होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, कुछ भी, इन सब चीज़ों में हमें कौन ध्यान रखना है? इसमें सिर्फ पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा लास्ट आर्टिकल जब हमने दिया था ये वाला, तो इसमें हमने देखा कि ये सब चीज़ें, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा इन पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस को लगाने के लिए भी कुछ एक्ट्स और कुछ लॉज आते हैं। हो सकता है कोई नेवी का एक्ट आया हो, कोई आर्मी का एक्ट आया हो, तो उस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर इन फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी नेवी का इंसान या कोई भी आर्मी का जो वहाँ पे एम्प्लॉयड है वो उठ के जाएगा कि नहीं मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है तो आप इसको देखें, नहीं ऐसा नहीं है। सो ऐसा अगर कोई एक्ट पार्लियामेंट ने पास कर दिया है तो उसके बाद किसी के पास भी पावर नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयड पर्सन के पास वो पावर नहीं है कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करे कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, ठीक है। सो एक हमने पढ़ा कि लॉज बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। सेकंड जो उनका एस्पेक्ट है दैट इज रिलेटेड टू द पनिशमेंट, ठीक है। हमने पढ़ा एक एब्सोल्यूट राइट हमने अनटचेबिलिटी को लेके पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था ह्यूमन बींग्स के ट्रैफिकिंग के लिए, ये हमने पढ़ तो लिया, लेकिन इनके ऊपर लॉज कौन बनाएगा? तो इन दोनों लॉज आर्टिकल्स के लिए आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 23, इन दोनों के लिए जो पनिशमेंट्स है वो कौन डिफाइन करेगा? वो हमारा डिफाइन करेगा पार्लियामेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट, अब हमारे यहाँ पर आके सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं, ठीक है। 33 हमने पढ़ लिया, 33 इज फॉर फोर्सेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, 34 इज रिलेटेड टू मार्शल लॉ और 35 पावर देता है पार्लियामेंट को इन दो एस्पेक्ट्स में लॉज बनाने के लिए, पनिशमेंट और जो हमने आर्टिकल्स अभी देखे। एक चीज हमने देखा कि आर्टिकल 31 हमने नहीं पढ़ा, सो हम यहाँ पे एक बार देख रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले कहाँ था? ये पहले इंस्क्राइब था इन दोनों आर्टिकल्स में, लेकिन विद कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 इन 1978 इसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया और ये बन गया हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चंस में एक नॉर्मल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले कौन से आर्टिकल में था? इट वाज अंडर आर्टिकल 31, 91 क्लॉज F, ये 2 में था, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद इसको डिलीट करके 300A एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको बना दिया गया। सो आर्टिकल 31 की जर्नी से 300A तक पहुंचा, कैसे पहुंचा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, इसको ध्यान रखिएगा।
नाउ नेक्स्ट इज एक और हमने टर्म मिस की थी, दैट वाज यूथनेशिया। ये बहुत बार न्यूज़ में भी रहता है। सो ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 21 जिसमें हमने पढ़ा था लाइफ राइट टू डाई, ये वो सब, जिसमें मैंने आपको एक पूरी स्लाइड में दिखाया था कि किस किस तरह के राइट्स हमारे अंडर उसमें एप्लीकेबल हैं। सो यूथनेशिया एक टर्म है। सो यूथनेशिया में हम इसको पढ़े तो इस यूथनेशिया का अगर हम इसको वर्ड का तोड़ के पढ़े तो यू मीन्स गुड, थनेशिया मीन्स डेथ, ठीक है। तो उसका मतलब है गुड डेथ। तो ठीक है, ये है दो टाइप्स का, दैट इज एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया। तो पहले आप इनका डिफरेंस देखिए तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सो एक्टिव यूथनेशिया क्या, पॉजिटिव और एग्रेसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया नेगेटिव यूथनेशिया, नॉन एग्रेसिव यूथनेशिया। टर्म्स कई बार ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी यूज की जाती हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एक्टिव यूथनेशिया, इंटेंशनल डेथ बाय डायरेक्ट इंटरवेंशन इज परफॉर्म्ड टू एंड मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस बाय लेथल डोजेस ऑफ द ड्रग्स और इंजेक्शन। आपने किसी पर्टिकुलर इंसान को ऐसा ड्रग दे दिया, इंजेक्शन दे दिया जिससे उसकी जान जा सकती है, ठीक है, लेकिन वो उसके विल के अकॉर्डिंग हो तो उसको बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया। बट व्हेन इट कम्स टू द पैसिव यूथनेशिया, दैट इज इंटेंशनल डेथ बाय नॉट प्रोवाइडिंग एसेंशियल केयर, फूड, वाटर एंड डिसकंटिन्यूइंग, विदड्रॉइंग और रिमूविंग आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। कोई इंसान आईसीयू में है, कोमा में है, कहीं पे भी है, अगर उसकी विल के अकॉर्डिंग वो नहीं है, या तो कोई वॉलंटरी बेसिस पे हो सकता है, या पर्टिकुलर जो कंसर्न पर्सन है जो रिलेशन में हो कुछ भी, ये बहुत डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, यू शुड नो ओनली अबाउट द डेफिनेशंस और ये टर्म्स, ठीक है, कई बार ये यूज होते हैं। सो इंडिया में क्या अलाउड है, इंडिया में अलाउड है ये वाला पैसिव यूथनेशिया। जो हमारा एक्टिव यूथनेशिया वो हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है। सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, एक्टिव यूथनेशिया विच इज लीगल इन ओनली अ फ्यू कंट्रीज entails the use of substances to end the life of a patient, and passive is simply stopping life saving treatment or medical intervention with the consent of the patient or a family member or a close friend representing the patient। तो अब ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सो ये जो यूथनेशिया वाला कंसेप्ट है, इसमें आप एक चीज़ है, ये पिंकी विरानी केस है, 2018 का ये केस है जिसमें इसको लीगल किया गया था और जिसमें एक वर्ड यूज किया, दैट वाज लिविंग विल। तो इसके अकॉर्डिंग एडल्ट इन हिज कॉन्शियस माइंड इज परमिटेड टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट और वॉलंटरी डिसाइड नॉट टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर कॉन्शियस माइंड में नहीं है तो वही कोई फैमिली मेंबर या कोई भी उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आर्टिकल 21 के अंडर फॉल नहीं करेगा कि उसका वायलेट हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट आर दिस फंडामेंटल राइट्स चैप्टर, ठीक है। हमने हर एक आर्टिकल को बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक हमने कंप्लीट किया। हाँ, ये राइट टू प्रॉपर्टी और यूथनेशिया वाला कंसेप्ट बीच में मिस हो गया था। राइट टू प्रॉपर्टी तो मैंने जान की लास्ट में किया था, बट यूथनेशिया उस टाइम पे मिस हो गया था। दैट सिर्फ आपको इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए इसको अभी इंक्लूड किया मैंने। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको बोला था कि हम लास्ट में एक दिन क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो लेट्स सी। सो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेबियस कॉर्पस रिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या मेंशन है, हेबियस कॉर्पस आपको देखना तो है, लेकिन किसके केस में, सुप्रीम कोर्ट के केस में। सो इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लैटर बिफोर इट। तो हमने जब हेबियस कॉर्पस पढ़ा तो हमने उसका जो मतलब पढ़ा था वो पढ़ा था टू हैव द बॉडी, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो अपना ये पहला स्टेटमेंट आप इसको सही प्रूव कर देंगे, मतलब सही करेंगे। सो दिस रिट कैन इशूड अगेंस्ट ओनली पब्लिक अथॉरिटीज। नो, हमने उसमें क्या पढ़ा था, पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ए। तो ये भी इसमें ये है। Next is, a higher court quashed the order of a tribunal on grounds of lack of jurisdiction under which of the following writs issued was the decision taken। पहला वाला हमने देखा, उसमें हमने बोला कि उस पर्टिकुलर रिट के अंडर क्या किया जाएगा, कौन से उसके प्रोविजंस हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इस क्वेश्चन में तो आप देखेंगे इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि ये कौन से रिट है। तो जब मैं आप इसमें आप सिर्फ आपको 3 वर्ड्स के ऊपर आप इस आंसर को दे सकते, दैट इज क्वैश्ड द ऑर्डर, ठीक है। जब हमने रेट्स पढ़ी थी मैंने आपको प्रोहिबिशन और सर्चुरारी का फर्क बताया था, और सर्चुरारी में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर जो कोई ऑर्डर आ चुका है, फाइनल जजमेंट आ चुकी है, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को भी जब कैंसल आउट करके रिट अप्लाई करे तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज आर सर्चुरारी। सो आंसर विल बी सर्चुरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is are not defined in the constitution, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो जब हमने माइनॉरिटीज़ का कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने एक चीज़ देखा था कि माइनॉरिटीज़ जो है वो पर्टिकुलर केसेस के साथ जुडिशियल, उस दिन भी मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ना, वो कहाँ से हम पढ़ते हैं, लास्ट में आके हम पढ़ते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को जुडिशियल की जो जजमेंट्स आती हैं जुडिशरी के थ्रू, ठीक है। सो दिस, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ तो डिफाइन नहीं है। मार्शल लॉ इज ऑल्सो नॉट प्रॉपरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन की वो उसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा।
सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 1, 2 एंड 3. Next is, which of the following is are included in the definition of state under article number 12. देखिए अब ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर जब मैंने आपको आर्टिकल 12 बताया था, ये बहुत डिटेल में मैंने आपको करवाया था कि स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब तो आपको पता है, बट दो चीज़ें हमने और पढ़ी थी. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, देन ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड सुप्रीम कोर्ट इन अ जुडिशियल कैपेसिटी. इस पर्टिकुलर चीज़ को आप ध्यान से, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि जब बात आएगी जुडिशरी की स्टेट के अंदर तो हम इसको करेंगे दो एस्पेक्ट्स में. वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट होगा, दूसरा होगा जुडिशरी. व्हेन इट कम्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, यस इट विल बी कवर्ड अंडर द स्टेट्स डेफिनेशन, बट व्हेन इट कम्स टू द जुडिशरी कैपेसिटी तो उसको हम इसमें कवर नहीं करेंगे. बाकी LIC, ONGC एंड सेल, ये तीनों तो इसमें है. रीजन बीइंग ये गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रही हैं. हाँ, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होता तो ये भी इंक्लूड होता आपके आंसर में. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू आर्टिकल 16. अब पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन है, दैट इज द हेड ऑफ अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन. ठीक है, तो जब हमने बोला था उसमें एक्सेप्शंस हमने बोला था कि बाकी एम्प्लॉयमेंट्स में आप ये नहीं कर सकते, लेकिन जब बात आती है किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को करने के लिए, अगर कोई गुरुद्वारा है उसका जो हेड होना चाहिए वो सिख ही होना चाहिए, तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इट इज़ अलाउड. तो ये पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही होगी. सेकेंड स्टेटमेंट इज रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज प्रोवाइडेड फॉर SC, ST and OBCs. And third is state can make special provisions for the reservation in appointment in favor of any backward class of the citizens. तो reservation के बारे में जब हमने पढ़ा था that is related to the SC, STs का. And then third is इनके लिए appointment backward classes के लिए बनाया जा सकता है. Yes, तो इसका जो आंसर होगा that is 1 and 3 only. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, दीज क्वेश्चंस. इससे आपको सिर्फ एक वैरायटी पता लगी होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इट कैन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोविजंस मेंशन टू द सम पर्टिकुलर आर्टिकल, एक्सेप्शंस, ठीक है, किस पे कौन सी चीज़ अप्लाई होती है, इन सब चीज़ों पे आपको क्वेश्चन आना चाहिए. कभी कभी कुछ टर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है. सो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपको अपने किसी भी एग्जाम में ये यहाँ पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो इट विल बी द पार्ट ऑफ योर एनी ऑप्शन अंडर योर पॉलिटी क्वेश्चन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस फंडामेंटल राइट्स चैप्टर. अब नेक्स्ट इस सीरीज में हम नेक्स्ट कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है. बट जस्ट आई जस्ट होप कि आपको फंडामेंटल राइट्स चैप्टर बहुत क्लियर से अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. थैंक यू सो मच. होप यू लाइक ऑल दिस लेक्चर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड you are also liking this polity bites series, because in due course you will be able to complete your full polity course in this bits. Okay, thank you so much.